नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं ललित जांगीर। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेश नाहर। राजेश जी नाहर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित सोनी, जो राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय के कोविड इंचार्ज हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। पिछले साल 2020 में जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। माना जाता है कि चीन के वुहान शहर से ये कोविड का वायरस बाहर निकला और इसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। इसका खतरा इतना ज़्यादा था कि पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और इटली, फ्रांस जैसे देश भी इसके आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि सभी देशों में लॉकडाउन लग गया, कई जगह कर्फ्यू लगाने पड़े। भारत देश का उस समय ऐसा नाम हो गया कि उन्होंने सही समय पर लॉकडाउन का प्रयोग किया। चारों तरफ सभी देशों में भारत की बहुत तारीफ हुई, भारत सरकार की बहुत तारीफ हुई। लेकिन 2021 में जब ये कोविड पलटकर वापस आया, इसकी दूसरी लहर वापस आई, तब ऐसा क्या हुआ कि जो भारत पहले नंबर 1 पे था अपनी सुरक्षा को लेकर, आज वही पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है चारों ओर। और दूसरे देशों ने इसको कवर कर लिया है, लेकिन भारत इसे अभी भी कवर नहीं कर पाया है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिव केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? सबसे पहला सवाल राजेश नाहर मेरा आपसे, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? प्रशासन या हम खुद? जिम्मेदार हम सभी हैं। हमें न तो प्रशासन को इसका दोष देना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम जब 2020 में ये कोविड-19 आ चुका था, उसके बाद बीच में इसका पूरा चला और बीच के अंदर ऐसा गैप आया, न तो उसके अंदर प्रशासन का ध्यान रहा और ना ही राजनीतिक लोगों का कोई ध्यान रहा। इस कोविड को पूरी तरह से भूल चुके थे कि वापस कोविड की कोई लहर वापस रिपीट आने वाली है, जबकि अन्य देशों में दूसरी और तीसरी लहर आ चुकी थी और इन्हें पता था कि लहर आने वाली है, फिर भी इन्होंने पूरी जागरूकता नहीं रखी। इसलिए जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी है। हम भी इसमें पूरी लापरवाही बरती कि हमने भी इस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने भी, राजनीतिक लोगों ने भी जगह जगह भीड़, कुंभ के मेले इस तरह के लगाए, तो इसलिए जिम्मेदार सभी लोग हैं। बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी आपने। सवाल मेरा यही है रोहित सोनी डॉक्टर, आप ये बताएं कि वाकई आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये तो एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए इससे बचने के लिए, और जो जिम्मेदारी है वो भी सामूहिक रूप से हम सभी की होगी। एक्चुअली जो जैसे नाहर साहब ने कहा कि किसी ने पहले ध्यान नहीं दिया। पहली बात तो ये कि एक्सपेक्टेड नहीं किया था किसी ने कि ये दूसरी लहर आएगी। अब जब है तो उसके हमें सबको एक दूसरे से मतलब इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और जो भी मेडिकल स्वास्थ्य विभाग से जो सहयोग है वो हमें लेते हुए इस बीमारी से निपटने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है, सर्दी जुकाम के साधारण जो लक्षण हैं उनको लेकर के जब आपके पास आता है, तब आप सबसे पहले उसको क्या उपचार देते हैं? एक्चुअली आज की डेट में अगर कोई मरीज़ हमारे पास आता है कि सर्दी जुकाम के लक्षण हैं और मुझे, उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मुझे कोरोना की जांच करानी है, जो कि कोई समाधान नहीं है। अगर आप उससे पॉजिटिव भी आ गए या नेगेटिव आ गए तो उससे आपके इलाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे पड़ेगा कि आप जैसे ही आपको ये लक्षण आ रहे हैं, आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, क्या सावधानियाँ बरत रहे हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, अपने परिवार से सेपरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जैसे ही आपको लगता है कि मुझे कोई सर्दी जुकाम, बुखार या कोई भी लक्षण आ रहा है, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने परिवार से सेपरेट हो जाना है। दूसरा, तुरंत जो भी अवेलेबल दवाइयाँ हैं, चाहे सरकारी चिकित्सालय में आए या किसी भी डॉक्टर के पास जाके, उससे वो पूरी दवाइयों का कोर्स 5 दिन का स्टार्ट कर देना है। अगर आपके लक्षण ख़त्म हो जाते हैं तो आप अपने आप स्वाभाविक रूप से ही कोविड नेगेटिव हो जाएंगे। आपको कोई जांच कराने की या कुछ कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान ली आपकी कोई कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है, मतलब बिगड़ रही है,
तब फिर आपको आगे बढ़ के उसका फिर CT स्कैन, RT-PCR या जो भी हैं वो सब कराना है। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर भर्ती होना है। लेकिन अगर हम पहली कंडीशन में ही ये सोच लें कि मुझे तो कोरोना हो गया, तो उससे कोई इलाज नहीं होगा। और क्या ये भीड़ स्वास्थ्य विभाग पे, अस्पतालों में ये भीड़ बहुत जाएगी और जहाँ वहाँ के भी हालात बिगड़ जाएंगे। सर्दी जुकाम के जितने भी मरीज आ रहे हैं डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में, उन सारे मरीजों को अपन देखें तो कितने प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जो कोरोना के हैं इन सर्दी जुकाम के मरीजों में से? देखिए, ये अभी हम डिसाइड, आज के जो मौसम चल रहा है उसमें सर्दी जुकाम का ये मौसम नहीं बोलते हम। अधिकतर जो सालाना या हर प्रतिवर्ष होता था, तो इसमें सर्दी बुखार का जो केसेस रहते थे बहुत कम रहते थे। लेकिन इस टाइम पे अगर आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि अगर एज ए डॉक्टर मैं सबको समझूं कि ये कोरोना हो सकता है, तो हमें उसके लिए एजिथ्रोमाइसिन, एंटीकोल्ड, डॉक्सीसाइक्लिन, विटामिन C, जिंक और मल्टीविटामिन, प्रोटीन डाइट, ये हमें उसको रिकमेंड करनी है। क्योंकि अगर ये 5 दिन ले लेगा, 3 से 5 दिन ले लेगा, तो अपने आप ही सही हो जाएगा। और अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि 100 में से 95 पेशेंट नॉर्मल दवाइयाँ लेने से सही हो गए हैं, उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जी, राजेश नाहर, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपदा राहत कोष पिछले वर्ष आपने बनाया था व्यापार महासंघ ने, इस बार कोविड पेशेंट को खाना भिजवाने का कार्यक्रम भी आपने चलाया है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? पिछली बार कितना आप लोग किसी को हेल्प कर पा रहे हैं इसको लेकर? जो भी वहाँ से सूचना भेज देता है टिफिन की जी, तो उनको टिफिन अवेलेबल करा दिया जाता है। किराना व्यापारियों के यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ देखी जा रही है। राजेश, ये बताएं आप कि सबसे ज़्यादा कोविड स्प्रेड वहीं से हो रहा है, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वहीं से हो रहा है। और किराना व्यापारियों से भी ज़्यादा अभी सारी बैंकों में, हॉस्पिटलों में, सब्जी मंडी में सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। किराना व्यापार तो एक तरह से समटा हुआ व्यापार हो गया है और इसमें ज़्यादा दुकानदार के पास 5 से 7 ग्राहक से ज़्यादा होते नहीं है। उसके अंदर भी हमने अभी बैरिकेड बनवा दिए दुकानों के बाहर। पिछले साल हमने देखा था राजेश की जो किराने की दुकानें थी वहाँ पर दूर दूर गोले बनवाए गए थे, रस्सियाँ बांधी गई थी। इस बार किसी भी किराने की दुकान पर कोई गोले या रस्सियाँ नजर नहीं आ रही। बैरिकेड अभी बनवा दिए गए हैं और बैरिकेड के बाहर गोले बनाने का भी हमारा चल रहा है। और अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही दुकान खुलने का समय रखा है और समय इतना कम है कि पब्लिक को समझाना मतलब कुछ भी संभव नहीं है कि पब्लिक समझती नहीं। उसको सिर्फ टाइम मिला है 3 घंटे का कुल, उस 3 घंटे के अंदर तो सारी खरीदी करनी है, उसको दूध भी लेना, सब्जी भी लेना। तो मेरा प्रशासन से एक निवेदन है कि जो होलसेल मंडी लगी थी कि ये सब्जी मंडी की, इसको भी 2 भागों में बांटा जाए। होलसेल मंडी को 4 बजे से 6 बजे तक किया जाए और जो रिटेल मंडी है उसको 7 बजे से 11 बजे तक किया जाए, ताकि जो होलसेल के जो व्यापारी आते हैं, करीबन लगभग मान के चलो 300 से 400 व्यापारी आते हैं, तो वो अपनी दुकानदारी समेट के वहां से प्रस्थान कर जाएंगे, तो एक भीड़ हमारी एक कम हो जाएगी। और रिटेल में भी पूरी सब्जी मंडी जो एक जगह लगी हुई है, इसको चारों तरफ बिखेर देना चाहिए, ठेलों से इसकी सप्लाई कर देनी चाहिए, ताकि भीड़ का जो कंजम्पशन बढ़ा हुआ। पिछली बार हमने देखा था शायद सब्जी मंडी अलग अलग क्षेत्रों में लगाई गई थी। बरोबर, पिछली बार हर चौराहे पे लगी थी, लेकिन इस बार नहीं लगी है। इसकी वजह से भी जैसे हमारा वाला जो चौराहा है, गर्ल्स स्कूल चौराहे से लेके जो आपके नई सब्जी मंडी तक पूरा खचाखच भरा रहता है। तो इसके लिए प्रशासन क्या हम उन्हें कोई सुझाव दें उसका इंतजार करता है, या प्रशासन का अपना कुछ मीटिंग में फैसले लिए जाते हैं? नहीं, प्रशासन को भी मैं ये सुझाव देने वाला हूँ। अभी मैं SDM साहब से जाकर मुलाकात भी करूँगा इस संबंध में कि जो होलसेल मंडी है इसका टाइम 4 से 6 किया जाए, और जो रिटेल मंडी है इसका पूरा जगह जगह इसकी दुकानें लगवा दी जाए, ठेलों से सप्लाई की जाए। हालांकि ठेलों से हो सकता है कभी 1-2 रुपए का वेरिएशन आ सकता है, भाव बढ़ सकते हैं। उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं पब्लिक से भी आग्रह करूँगा कि जब होम डिलीवरी माल मिल रहा है तो उसको लेवें। और किराना व्यापारी ने भी होम डिलीवरी का चालू कर दिया है, जिनका फ़ोन आ जाता है उनके घर पे, मतलब सोमवार से जो शुक्रवार तक है होम डिलीवरी का सिस्टम है, तो उसके तहत हम घर घर सप्लाई करेंगे। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है इसमें लोगों की रुचि बढ़ रही है या लोग इससे डर रहे हैं? जब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ जी, तो लोगों में ये भ्रम था कि इससे कहीं कुछ मॉर्बिडिटी, कुछ साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, कुछ हो सकता है, क्लॉट बन सकता है, या बहुत सारी मीडिया में खबरें चल रही थी, लोग इस पर विश्वास कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम बढ़ा, लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उनकी
कोई ऐसा नहीं हुआ, तो इसमें फिर एक बहुत अच्छा बूम आया, अच्छे से लोगों ने लगवाया। आज की डेट में अगर हमें वैक्सीनेशन का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा उसको देखा जाए तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उन लोगों में कोरोना की जो गंभीरता है वो बहुत मामूली पाई गई है। अगर हम 100 लोगों की बात करें, अगर 100 लोग वैक्सीन लगा के मान लीजिए कोरोना से पॉजिटिव भी होते हैं तो उनमें ये बीमारी 2 से 5 दिन में आराम से निकल जाती है, उन्हें कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, कोई अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम यही उस नॉर्मल आदमी को लेते हैं जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वैक्सीन एक हमारे पास, अगर हम उसे ब्रह्मास्त्र बोलें तो उससे कम नहीं होगा वो। तो ऐसा कहा जाता है कि वैक्सीन के अंदर इसके मृत वायरस डाले जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर, तो जो आदमी अगर एक बार कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और वो ठीक हो जाता है, हाँ जी, तो एक तरह से उसके अंदर भी वही एंटीबॉडीज विकसित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी आती है और एक पैसिव इम्यूनिटी। जो हम वैक्सीनेशन लेते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी होती है, मतलब हम बॉडी में डेवलप कर रहे हैं वो। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है, तो उसमें नेचुरली बॉडी में वो वायरस आया, आप बच गए तो आपको बॉडी में 90 डेज के लिए भरपूर मात्रा में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ, सही हो गया, अब वो सोचता है कि मैं दूसरी वैक्सीन मतलब वैक्सीनेशन कराऊं या नहीं कराऊं, तो उसको कोरोना नेगेटिव होने के मतलब स्वस्थ होने के 2 से 3 महीने के बाद वो वैक्सीनेशन करा सकता है। तो वो जो वैक्सीनेशन कराएगा भले वो फर्स्ट डोज कराएगा लेकिन वो उसकी बॉडी में सेकेंड डोज का काम करेगी। मतलब जो बूस्टर डोज हम लगाते हैं 1 महीने बाद, तो फर्स्ट तो उसको नेचर ने लगा दिया, ठीक है, सेकेंड वो लेगा तो वो बूस्टर डोज का काम करेगा और उसको 6 से 8 महीने जो उसकी ड्यूरेशन है वहाँ तक के लिए वो। वैसे वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद ये कितने दिन तक हमारे शरीर में काम करती है? ये 6 से 1 साल तक का इसका पीरियड रहता है, मतलब 3 महीने तक आपका फुल रहेगा, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगेगा और ये लगभग 1 साल तक आपको प्रोटेक्ट करेगा। जी, एक बात और डॉक्टर साहब, लोगों को थोड़ा सा ये डर जो होता है कि किसी को जैसे कोरोना हो गया और वो उससे मर गया, उसके बाद जब उसकी शव यात्रा में लोग जाने से कतराते हैं। कई जगह ऐसे अभी न्यूज़ चैनल्स पे ऐसे सीन दिखाए गए, इतने खतरनाक, इतने घातक के आदमी को उसकी लाश को उठाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है डर के मारे। तो क्या उनका डर वाजिब है? बिल्कुल, और ये डर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कोविड इन्फेक्शन से मॉर्बिडिटी या मर गया है वो, तो उसमें क्या है कि जो उसके सहयोगी जो उसके कांटेक्ट में आएंगे वो भी पॉजिटिव होने, और उसमें जो वैक्सीन का वायरस का जो स्वरूप है वो बहुत विकराल होता है। लेकिन डेड बॉडी उसको क्या फैलाती है, उसको स्प्रेड? हाँ, एक्चुअली वो में से भी स्प्रेड होते हैं क्या? स्प्रेड होने के चांसेस हैं सर। उसके कांटेक्ट अगर किसी भी जैसे एक कोई सरफेस है, ग्लास है, अगर उसको कांटेक्ट में अगर हम टच करते हैं तो दूसरे से हमें टच हो सकता है, तो फिर वो बॉडी के अंदर तो है ही, तो उसको हमें टच नहीं करना है, दूर रहना है। और जो ये संस्कार है, अंतिम संस्कार, उसमें 3-4 लोगों से ज़्यादा नहीं होना है, सबको पीपी किट पहन के पूरे प्रोटेक्शन के साथ रहना है, तभी हम इससे बच सकते हैं। राजेश जी, आपके पास तो जिले का पूरा दायित्व है खाद्य संघ का। जी, भवानी मंडी में जो स्थिति है, क्या आप मानते हैं कि पूरे झालावाड़ जिले में दूसरे कस्बों में भी यही स्थिति है? चारों तरफ एक जैसी स्थिति चल रही है। मेरा मतलब उस चीज़ को लेकर है कि जो दुकानदारों का रवैया यहाँ पर है, जो पुलिस प्रशासन का रवैया है, इनके बीच में जो तारतम्य है, उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। व्यापारियों के बारे में जैसे यहाँ के जो व्यापारी हैं वो पुलिस से थोड़े से इस बात को लेकर के खींचे हुए हैं कि यार हमें व्यापार मतलब प्रशासन से खिलाफ है कि हमें व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है, या मान लो कुछ आधा शटर खोल करके सामान दे रहे हैं, कुछ इस तरह से पुलिस का और इनके बीच में जो वो स्थिति सिर्फ भवानी मंडी में ही है या पूरे जिले के तमाम कस्बों में यही स्थिति है? अगर समय के बाद जी व्यापारी आधा शटर खोल के माल देता है जी, तो ये उसकी गलती है जी, और अगर उसके ऊपर चालान भी बनाती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है जी। और अगर दुकान का जो समय है उस समय पर अगर प्रशासन परेशान करता है तो हम प्रशासन से बिल्कुल चर्चा करेंगे। और अभी ऐसी कोई समस्या हमारे व्यापारियों की या पूरे झालावाड़ जिले से ऐसी कोई समस्या आई नहीं है कि जहाँ की व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों में कोई मतभेद हुए या मनभेद हुए। और पूरा प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है और व्यापारी भी पूरा प्रशासन को कोऑपरेट कर रहा है जी। और जहाँ तक होम डिलीवरी वाला सिस्टम भी चालू करा है, इसको थोड़ा समय लगेगा,
हालांकि व्यापारी इस चीज को समझ नहीं पा रहा। आपको लग रहा है कि होम डिलीवरी बिल्कुल सक्सेस हो पाएगी? बिल्कुल किसी भी कंडीशन में सक्सेस नहीं जाएगी वो, क्योंकि अभी किसी को समय भी नहीं है और कोई घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करता है। जब हम हमारे घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो कैसे अपने घर को कैसे होम डिलीवरी कर सकेंगे? बहुत ही उस घर की क्या स्थिति होगी हमें थोड़ी पता है कि वो कोविड का पेशेंट है कि किस तरह का पेशेंट है, और अपने वहाँ गए और कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये कच्ची आड़त और पक्की आड़त जो इसमें आपने जिक्र किया, थोड़ा सा इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या बता रहे थे आप? वो सब्जी मंडी के लिए बोल रहा था। सब्जी मंडी, जो सब्जी मंडी वाला सिस्टम है ना जी, उसके अंदर होलसेल जो मंडी है जी, वो प्रातः सुबह 4 से 6 की जाए, और रिटेल मंडी 7 से 11 की जाए, और रिटेल मंडी को भी करीबन 7 से 8 जोन बना के बांटा जाए। हर जोन में 2-2 पुलिस कर्मचारी खड़े करने चाहिए। ऐसे जोन बना, हर मोहल्ले के अंदर, हर वार्ड के अंदर दूध की डेयरियां हैं, वहीं सब्जी मंडी है, वहीं किराने की दुकानें हैं। मैं तो यहाँ के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, यहाँ की जनता से निवेदन करूंगा कि अपने एरिया से ही, जो अपना मोहल्ला और अपने कस्बे में से किराने की सामग्री, दूध की सामग्री और सब्जी वहीं से खरीद ले, अननेसेसरी बाजार में नहीं घूमे। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न मेरा ये है कि जो देशी नुस्खों के बारे में इतना कुछ व्हाट्सएप पे भी प्रसारित किया जा रहा है और लोग अपने अपने हिसाब से लोगों को सलाह दे रहे हैं, कितने कारगर हैं ये? देखिए, जो देसी नुस्खे हैं हमारे पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं जी। मेडिकल साइंस के हिसाब से तो उतना इफ़ेक्टिवनेस नहीं बताते हैं, लेकिन लोगों के परसेप्शन से, लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जी। जैसे, और आयुर्वेदिक के हिसाब से जैसे हल्दी हुआ और जो जितने भी टर्मेरिक्स होते हैं वो बेनिफिशियल हैं। तो अगर हम घर पे रह के यूज कर सकते हैं तो करने में कोई घाटा नहीं है, तो हम उन्हें कर सकते हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं है आपको। अगर आप करना चाहें तो स्वेच्छा से कर सकते हैं। अगर किसी आदमी को ऐसे कोरोना के लक्षण जैसे, या कोरोना के लक्षण नहीं भी हो तो सर्दी जुकाम के जो लक्षण हैं उसमें क्या उसको सीधा इसकी जांच करवानी चाहिए, या पहले अपने स्तर पे ही उसको, जो ये छोटे छोटे क्लिनिक पे जाकर के आदमी अपने हिसाब से इलाज करवा लेता है या झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा लेता है, तो उसमें 4-6 दिन उसको बीत जाते हैं। तो ऐसा सुनने में आता है कि जितना समय उसमें बीत जाएगा, बाय द वे वो कोरोना का पेशेंट हुआ तो उसके फेफड़े कहीं न कहीं डैमेज हो सकते हैं। हाँ, जो ये कोरोना संक्रमण में जो एडवांस कंडीशन होती है उसमें फेफड़े संक्रमित होते हैं जी। लेकिन हम स्टार्टिंग में ही सोचें कि हमें कोरोना है और हमें बिल्कुल अब तो दौड़ना है डॉक्टर के पास जाके और ये CT स्कैन कराना है या RT-PCR कराना है, तो इसका कोई मोटिव नहीं है। आप सिंपल एक बीमारी, इसको सर्दी जुकाम जैसा ट्रीट करें स्टार्टिंग में, जाएँ डॉक्टर को दिखाएँ, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएँ, नीम हकीम और ये बंगाली डॉक्टरों को ना दिखाएँ। जाके जो एक सरकार ने और प्रशासन ने एक किट तय की है कि कोरोना में एक आपको एजिथ्रोमाइसिन लेना है, एक डॉक्सीसाइक्लिन लेना है, आइबरमेक्टिन ले सकते हैं, पैरासीटामोल, जब भी बुखार आए आपको पैरासीटामोल लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अभी बुखार है तो ले ली फिर नहीं लिया, हर 6 घंटे के हिसाब से आपको एक पैरासीटामोल खाना ही है, क्योंकि बुखार आएगा तो आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो शरीर है वो थोड़ा लो साइड जाएगा, तो आपसे उस बीमारी से लड़ने की शक्ति आपकी कमज़ोर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें बुखार नहीं आने देना है, जो सिम्टम है उसकी हमें टैबलेट्स लेनी है। और यकीन मानिए, आप 90 से 95% चांस हैं कि आपको ना ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको भर्ती होना पड़ेगा। बस मन से डर निकालें कि मुझे तो है, अब तो मेरे को दौड़ना भागना है, कुछ नहीं करना है। शांत चित्त से, शांत भाव से आपको इसको एक नॉर्मल बीमारी की तरह लेना है और क्वालिफाइड डॉक्टर को ही दिखाना है। क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना है। सर, ये हॉस्पिटल में अभी कोविड के लिए कितने बेड उपलब्ध हैं? कोविड में हमने एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बना रखा है जी, जिसमें हमने 20 बेड का अरेंजमेंट किया है। 20 बेड में से 15 बेड में जो ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई, मतलब उसका पूरा सपोर्ट रहेगा। 5 पेशेंट्स ऐसे रहे, 5 बेड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई विदाउट ऑक्सीजन है, तो जैसे कोई पेशेंट सेटल हो गया तो हम उसको उसमें ट्रांसफ़र करके आगे बढ़ा सकते हैं। और अभी तक हम कोविड केयर सेंटर भवानी मंडी में लगभग 43 मरीजों का उपचार कर चुके हैं, जो कि इस ज़िले में और जितने भी कोविड केयर सेंटर बने उनमें सर्वाधिक है। तो अभी और यहाँ पर आपको लगता है कि बेड बढ़ने चाहिए? देखिए, ज़रूरत तो है, क्योंकि संक्रमण बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, लेकिन उसके लिए हम सिर्फ बेड बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हमारे पास मैन पावर होना चाहिए। मैन पावर मतलब नर्सिंग कर्मचारी होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए,
उस तरीके की सभी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। हम सिर्फ नाम के लिए 20 से 40 बेड कर लें, ये कर लिया, वो नाम का कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम उसमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करें। ये तो फिर हो गया कि हमने आज 50 कर लिया, 100 कर लिया, वो कोई मतलब नहीं है। पहले बेसिक एमिनिटी जो है वो ज़रूरी है कि वो हमारे पास बेसिक सुविधाएं हों। ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने उपलब्ध हो पा रहे हैं अभी आपके पास? हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से प्रशासन हमें भरपूर ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। जितने हमारे बेड हैं हमारे पूरा फुल ऑक्सीजन रहती है जी। अप्रोक्सीमेटली रोज़ के हमें वो कम से पर डे 20 से 25 सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं। 20 से 25? 20 से 25। कल रात्रि में भी थोड़ा ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी, तो रात्रि में ही हमने 11 बजे गाड़ी भेज के 1 बजे सिलेंडर मंगाए, जो कि अब की रात्रि में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्रशासन के सहयोग से, एसडीएम झालावाड़ साहब के सहयोग से ये संपूर्ण पूरा हो सका। तो आजकल में कितने पेशेंट को हम रेफ़र कर रहे हैं झालावाड़ के? देखिए, रेफ़र करना और नहीं करना ये भी एक मतलब मेडिकल स्पेशलिस्ट इसको समझ सकता है। जनरल पब्लिक को क्या लगता है कि पेशेंट आया, डॉक्टर साहब ने देखा और उसको रेफ़र कर दिया। अब वो ये नहीं समझता है कि अगर उसका ऑक्सीजन लेवल 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, जिसकी अपन को यहाँ पे ना तो वेंटिलेटर है ना उस तरह की सुविधाएं हैं, पेशेंट के मन में आता है डॉक्टर साहब ने आया और रेफ़र कर दिया, ने अपनी जान बचा ली। ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट डॉक्टर को लगता है कि इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है कि मतलब उसके फेफड़े में से कितना ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है, अगर उसके जो नॉर्मल लिमिट है 95 से ऊपर रहती है, अगर उसकी लिमिट 95 और 85 के बीच में आ रही है, तब हम एक अपने छोटे से सेंटर या मतलब सीएससी लेवल पे 80 तक भी उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हम उसको 60-70 वाले को हम रखते हैं तो हमारे पास ना तो वो पूरे इक्विपमेंट हैं, ना ही उनके लिए वो व्यवस्था है, तो मजबूरी में हमें उसको आगे भेजना पड़ता है। तो हमारी कोई अंदर से चाहत नहीं रहती कि हम किसी भी पेशेंट को रिफ़र करें। हम तो चाहते हैं कि 99% या 100% पेशेंट यहीं सही हो जाए। बट अगर अवेलेबल नहीं होंगी वो चीज़ें जो उसको रिक्वायर्ड हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें। बहुत अच्छा। तो राजेश जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार और ये बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आप एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि सभी मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर करें, आपस में करीबन 6 फीट की दूरी, सामान खरीदते समय या कहीं पे भी अपन जा रहे हैं जिससे बातचीत कर रहे हैं, कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रखें, अपने घर परिवार को सेफ रखें और जहाँ तक संभव होए घर के अंदर रहें। अति आवश्यक कार्य होने के बाद होए तो ही वो घर से बाहर निकले। डॉक्टर साहब, आप भी अपनी तरफ से कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? सर बस मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी लोग हैं, किसी भी ये कोई बीमारी जितना आप डरेंगे उतने ही आपकी अंदर से बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होगी। तो इसका निडरतापूर्वक सामना करें, कोई घबराए नहीं, कोई एंजाइटी पैदा ना करें। जैसा ही कोई पहला लक्षण दिखता है तुरंत अस्पताल में आके उसकी दवाई लें, या आपके आसपास में जो टीम लगा रखी है कोरोना टास्क फोर्स की, वो आपको घर पे भी मेडिकल किट वितरित करके आएगी दवाइयों की। बस आपको वहाँ पे फ़ोन कर लेना है, अपने आशा, एएनएम, आपके इलाके का जो बीएलओ है उससे संपर्क करना है। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो अस्पताल भी आ सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा कुछ लोड लेने की, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जितना हो सके आप दूरी बना के रखें। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम जिम्मेदार कौन। हमारे स्टूडियो में पधारे राजेश नाहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर रोहित सोनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना कीमती समय गंवाकर यहाँ पर हमारे पास आए हैं और हमारे दर्शकों को बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। इसके लिए आपका एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद।